हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल पूछा था आप सभी से, हाल ही में समाचारों में देखी गई अबाबील हथियार प्रणाली किस देश की मिसाइल प्रणाली है? आपके ऑप्शंस थे ओमान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अबाबील हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तानी एजेंसियों के अनुसार इस नवीनतम परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न उप प्रणालियों के विभिन्न डिजाइन, तकनीकी मापदंडों और प्रदर्शन मूल्यांकन को फिर से मान्य करना था। बता दें कि अबाबील पाकिस्तान की सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो ये बात रही अभ्यास प्रश्न की, और आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के पहले प्रश्न के साथ। सवाल है, डिप्थीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया के कारण होता है, इसे एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों के उपयोग से रोका जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गिनी में डिप्थीरिया के प्रकोप की घोषणा की है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए कथन एक सही है। इसके लक्षण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य जुकाम, बुखार, ठंड लगना, गले में सूजन ग्रंथि, गले में खराश, त्वचा नीली हो जाना आदि शामिल है। इसका प्राथमिक संक्रमण गले और ऊपरी श्वसन मार्ग में होता है और यह कभी कभी टॉन्सिल को भी प्रभावित करता है। इसका एक अन्य प्रकार त्वचा पर अल्सर का कारण बनता है। यह मुख्य रूप से खांसी और छींक या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह विशेष रूप से 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। केवल 5 से 10% मामलों में डिप्थीरिया मृत्यु का कारण बन सकता है। डिप्थीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों के उपयोग से रोका जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चित नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य नीलगिरी तहर का उसके प्राकृतिक पर्यावास में पुनर्वास सुनिश्चित करना, उस पर मंडरा रहे खतरों का समाधान करना एवं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की बकरी की एक प्रजाति है। इसे नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी तहर को IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसी के साथ इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। इसकी आबादी में गिरावट के प्रमुख कारणों में इनका शिकार किया जाना, पशुधन चराई और वर्षों से आवास नुकसान तथा पशु मानव संघर्ष आदि रहे हैं। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के एक मौजूदा सदस्य के खिलाफ शिकायत को सदन की आचार समिति को भेज दिया है। गौरतलब है कि संसद के प्रत्येक सदन की अपनी आचार समिति होती है। बात कर लेते हैं लोकसभा में आचार समिति के बारे में। यह एक तदर्थ यानी एडहॉक समिति होती है। लोकसभा में पहली आचार समिति का गठन 16 मई 2000 को हुआ था। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसलिए कथन एक सही है।
इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह समिति आचार संहिता के निर्माण के साथ सदस्यों के नैतिक और सदाचार संबंधी व्यवहार की निगरानी तथा इस संबंध में की गई हर तरह की शिकायत की जांच करती है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला सवाल है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार और 6 राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। हाल ही में साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केवल दो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का उद्घाटन किया है। बता दें कि रैपिड रेल सेवा द्वारा अपने प्रारंभिक चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक का परिचालन शुरू किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। इसके प्राथमिक चरण में 17 किलोमीटर के मार्ग में 5 प्रमुख स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो शामिल होंगे। आपको बता दें कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के साथ एक एकीकृत जन पारगमन नेटवर्क है। इसका उद्देश्य पूरी दिल्ली NCR में बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करना है। यह भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत शामिल अधिकांश फसलें रबी फसलें हैं। इसमें शामिल अधिकांश फसलें दालों की श्रेणी से संबंधित हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कोई भी नहीं। दरअसल हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA ने वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ा दिया है। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से कृषि वस्तुएं खरीदने के लिए सहमत होती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा MSP वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। MSP की घोषणा 14 खरीफ फसलों और 6 रबी फसलों के लिए की जाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके अंतर्गत 7 अनाज फसलें, 7 तिलहन, 5 दलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल देखते हैं। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इस कार्यक्रम में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं द्वारा प्रमुख शहरों और महानगरों का दौरा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केवल 2। हाल ही में नई दिल्ली में 14वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम यानी TYEP गृह मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित अंदरूनी इलाकों के आदिवासी समुदाय के युवक युवतियों को देश भर के प्रमुख शहरों और महानगरों के दौरे पर ले जाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वामपंथी आदिवासी युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सखारोव पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है। इस वर्ष यह पुरस्कार एलेक्सी नौलनी को प्रदान किया गया।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल एक। हाल ही में 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए कथन दो सही नहीं है। बता दें कि पिछले साल महसा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी और इन पर हिजाब ना पहनने का आरोप था। आपको बता दें कि सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है, इसलिए कथन एक सही है। इसे वर्ष 1988 में पहली बार नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेको को दिया गया। बता दें कि एलेक्सी नावल्नी को 2021 में सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया था, वहीं 2022 में यह यूक्रेन के लोगों को दिया गया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा TVD-1 का सबसे सही वर्णन करता है? आदित्य L1 पर एक पेलोड, गगनयान क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए एक मिशन, स्पेस एक्स की पहली मानवयुक्त उड़ान या फिर नया पहचाना गया क्षुद्रग्रह। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गगनयान क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए एक मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो गगनयान मिशन के लिए फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 यानी TVD-1 का पहला मानव रहित परीक्षण करने के लिए तैयार है। TVD-1 परीक्षण उड़ान में मानव रहित क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना, इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतरने के बाद इसे वहां से सुरक्षित निकालना शामिल है। इस परीक्षण में रॉकेट को एबोर्ड सिग्नल होने से पहले लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जाएगा। सिग्नल के बाद क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और क्रू पैराशूट की सहायता से बंगाल की खाड़ी में नीचे उतरेगा। बता दें कि TVD-1 व्हीकल एक संशोधित विकास इंजन का उपयोग करता है, जिसके अगले हिस्से पर एक क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम लगाया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। हाल ही में समाचारों में रहा कटी बिहू प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य से संबंधित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर पंजाब? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि असम। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को कटी बिहू के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कटी बिहू असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। कटी का अर्थ है काटना। यह दिन चावल के पौधों के स्थानांतरण के समय को दर्शाता है। इसे कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। कोंगाली का अर्थ है गरीब। असम में दो और बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है और रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। और अब टाइम हो गया है आपके अभ्यास प्रश्न का। यौन उत्पीड़न निवारण यानी पॉस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में लाया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो व्यूअर्स, इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई सूचनाओं और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।